और ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। देश में 6 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। धनतेरस मनाई गई। 2.10 लाख करोड़ से अधिक का धन बरसा। अच्छा है, ये हमारी संपन्नता का प्रतीक है। अब कल 20 तारीख को एक तिथि पर 2 त्योहार मनाए जाएंगे। सुबह रूप चौदस मनाई जाएगी और शाम को दीपावली मनेगी। चलिए, हो जाएगा। हम सब तिमिर से प्रकाश की ओर बढ़ें, यही अब बात की जाना चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं राजनीतिक परिवेश में। यहाँ पर बिहार चुनाव में विचित्र प्रकार के नाटक सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार चुनाव वैध घोषित होंगे या अवैध घोषित होंगे। यह अहम मुद्दा है। यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया हो जाए, मतदान हो जाएगा, मतगणना भी हो जाएगी, परिणाम भी आ जाएंगे, किंतु वे परिणाम जनता को रास नहीं आएंगे। और जनता तो अब स्पष्ट कह रही है कि बिहार के चुनाव की घोषणा और बिहार का चुनाव अपने आप में अवैध है। अब जनता कोई व्यर्थ नहीं बोल रही है, जनता झूठ भी नहीं बोल रही है, जनता तो सच कह रही है। अब यहाँ पर बिहार चुनाव की स्थिति जरा देख लीजिए। यहाँ पर एनडीए ने सत्ता हथियाने के लिए अनेक प्रकार के नाटक किए। चुनाव आयोग जो कि भाजपा का कार्यालय है, भाजपा आयोग है, चुनाव लगाओ आयोग है, उसको माध्यम बनाया गया एसआईआर के नाम पर। ठीक है, एसआईआर कीजिए, मतदाता सूची में संशोधन होना चाहिए, होता भी है, मामला तिरोचक है। किंतु अब तो यहाँ यह हो गया कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि यह एसआईआर है ना, नागरिकता की पहचान भी है, जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, उसके शिक्षाधिकार में नहीं है। चलिए, जो भी हुआ, अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और वो एसआईआर की प्रक्रिया इतनी प्रदूषित रही कि जिसकी कोई सीमा नहीं। राहुल गांधी ने, अन्य दलों ने आपत्तियां भी लगाई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत जी और बागची जो न्यायमूर्ति हैं, वे सुनवाई कर रहे थे। अब यह सुनवाई कितनी लंबी हो गई कि हंसते ज्यादा, और सुनवाई से होते 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 चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई और मतदान भी हो जाएगा। अरे मामला क्या है, बड़ी विचित्र स्थिति है न्यायालय की भी। और न्यायालय ने, जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने कहा था ना कि एसआईआर में यदि एक भी गलती पकड़ी गई तो हम एसआईआर को रद्द कर देंगे। बढ़िया, तो एसआईआर में एक नहीं अनेक गलतियां पकड़ी गई। और जो चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची जारी की ना, उसमें भी भारी पोल पट्टी और भारी घोटाले सामने नजर आए, मगर न्यायमूर्तियों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की और तारीख पे तारीख देते रहे और तारीख आगे बढ़ा दी। अब 4 नवंबर को सुनवाई होगी। वाह, क्या बात है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार का चुनाव वैध होगा या अवैध होगा। और अभी तो यहाँ सवाल यह है कि जो बिहार का चुनाव नई मतदाता सूची के आधार पर होगा, जो कि जनता को मान्य नहीं है, बड़े डिफेक्टिव है, उसमें भारी घोटाले हैं, या जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर मतदान होगा, इस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। बिहार में फर्जी मतदाता का मामला भी बड़ा उठा हुआ है। एक फर्जी पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर था जो कि पूर्व चुनाव में उपयोग किया गया था, बहुत सफल भी रहा, किंतु इस बार वही सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग ने उपयोग में नहीं लिया, लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर तो
करीबन 12.5 लाख तो फर्जी मतदाता हैं। अब उनको पकड़ने के लिए वो सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, किंतु चुनाव आयोग ने वो सॉफ्टवेयर काम में ही नहीं लिया। ये भी खुलासा हो गया। अब यहाँ पर जो न्यायमूर्ति है ना, जो वो प्रकरण को सुन रहे हैं, वे भी मौन है। उनको तो स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश देना चाहिए कि जो फर्जी वोटर पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है उसको अप्लाई किया जाए, उसको लागू किया जाए, किंतु वो भी मौन है। भैया आखिरकार भविष्य के सीजीआई बनना है ना, इसलिए सरकार का पक्ष तो रखना ही पड़ेगा, सरकार के साथ सहानुभूति तो रखना ही पड़ेगी, परंतु ये सहानुभूति भी अभिशाप बन सकती है, ये भी तय है। अब जो ये बिहार चुनाव में कितने प्रकार के नाटक हो रहे, अभी ये टिकट बेचने वाला एक मामला आ गया कि 2.7 करोड़ में टिकट बेच का गया। एनडीए में भी भारी विद्रोह हो रहा है। एक किसी महिला का नामांकन रद्द हो गया। अभी सूचना आई है कि सम्राट चौधरी का भी नामांकन पत्र रद्द हो गया। अब बड़ा विचित्र बात हो गई है। बोले कि प्रशांत किशोर है ना, जो नाजी गैंग के ही वो साथी है, उसी के समर्थक रहे हैं, पहले भी उन्होंने उसके काम किया, और वो तो विशुद्ध व्यवसायी हैं। वो कहते हैं मैं तो करोड़ों का खेल करके सारे नाटक करता हूँ। अब वो भी चुनाव से दूर हो गए, भाग गए, और एनडीए में बड़ी फजीयत हो गई। नीतीश कुमार की तो ये हालत हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जदयू ही टूटिया, 2 खेमों में बढ़िया, जदयू भी बढ़िया। अब यहाँ पर एनडीए में भी बड़ी वो हो गई, जो भाजपाई नेता थे वो भी विरोध में हो गए एनडीए के। क्या आखिरकार चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जो इंडिया गठबंधन था ना, वो भी बदनाम होने लगा, उसमें भी फूट नजर आने लगी। तेजस्वी, राहुल गांधी और अन्य है ना, न जाने क्यों आपस में विवादास्पद स्थिति में आ गए। क्या कारण है आखिरकार? ये सत्ता का खेल ही बड़ा निराला था। अरे जो यहाँ पर अवैध कृत्य हुए हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरीके से जो चुनाव न्याय संगत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। सबको सत्ता की भूख है, सबको सत्ता चाहिए, एनडीए को भी चाहिए और इधर महागठबंधन को भी चाहिए, नीतीश को भी सत्ता चाहिए। नीतीश सीएम पद से हटना नहीं चाहते, उन्होंने साफ कर दिया, परंतु अब तो जो एनडीए में है ना, उनको भी कह दिया कि कोई नीतीश नहीं, जो विधायक दल जो जिसको नेता चुनेगा वो ही बिहार का सीएम होगा। इससे तो नीतीश कुमार की और हवा निकल गई। अब तो यहाँ पर चुनाव के परिणाम क्या आएंगे वो तो ठीक है, जो आएंगे सब है, परंतु यहाँ पर तो सवाल ये है कि मूलभूत सवाल ये है कि चुनाव, बिहार का चुनाव अवैध होगा या वैध होगा। हमारे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बिहार का चुनाव अवैध ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के नाटकबाजी हुई है ना, वो निष्पक्ष चुनाव का संकेत नहीं है। चुनाव के पूर्व महिलाओं को 2100 करोड़ के 10,000 रुपये की रिश्वत देना, ये तो सरेआम भ्रष्टाचार है। ये भी भ्रष्टाचार हुआ, किसी से छिपा नहीं है। और चुनाव आयोग को कार्रवाई करना थी, वो तो क्या नहीं, क्योंकि वो तो नाजी गैंग का दल्ला, जैसे नाजी सरकार का दल्ला। ये तो चुनाव आयोग नहीं है, तो चुनाव लगाओ आयोग है। प्रजातंत्र की हत्या पर आमादा है, जनता के अधिकार की हत्या पर आमादा है, ये संविधान की हत्या पर आमादा है, ये प्रजातंत्र की क्रूर हत्या करने का आमादा। मामला बड़ा विचित्र है। राहुल गांधी ने बहुत विरोध किया, बेचारे राजीव गांधी को भी आलोचना सहन करना पड़ी इस मामले में, परंतु राहुल डिगे नहीं। और राहुल ने जो विरोध किया, जनता के पक्ष में बात कही, वो भी अपने आप में अच्छी लगी।
परंतु उनके साथ साथ जो साथ देने वाले थे ना, वो काकस, और जो काकस से जो धन बल के आधार पर अपने आप को बेच देता है, वो काकस भी राहुल गांधी को घेरे हुए था, और वो सारे अपने नाटक कर रहे हैं। ये चुनाव के जो टिकट बेचने वाला मामला भी है। अब राहुल गांधी भी असमंजस में, वो अकेला क्या करे, कितना संघर्ष करे, ये भी एक समस्या है। और जो ये कांग्रेस में जो इसे गुजराती गैंग के स्लीपर सेल है ना, वो अपने कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं। इन सारे वातावरण को देखते हुए एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि बिहार का चुनाव चाहे मतदान हो जाए, उसके परिणाम आ जाए, उसको अवैध ही घोषित किया जाना चाहिए। और अवैध नहीं है, जनता उसको अवैध मानेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ हमारा देश का आदमी का कितना नैतिक पतन होता जा रहा है। ये एक घटना आई है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की। एक अस्पताल में महिला की मौत हुई, उसका शव अस्पताल में रखा गया, तो कोई नीलेश नाम का एक मन चढ़ा सिरफिरा था, वो शव को उठा के ले गया और शव के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया, किंतु ये आदमी की मानसिकता जता रही है कि हमारे समाज में कितना पतन हो गया। अब नैतिकता नाम कहीं नहीं रही, सब कुछ मामला उजागर हो गया। ये भी अब क्या बताएं, क्या कह सकते हैं कि हमारे देश की हालत क्या हो रही है। और देश का तो पतन हो ही रहा है। ये गुजराती गैंग, नादी गैंग, ये संघ और ये मनोवादी उन्मादी चेहरे हैं ना, देश की क्रूर हत्या करने पर आमादक हैं, समाज की क्रूर हत्या करने पर आमादक हैं, सनातन धर्म की क्रूर हत्या करने पर आमादक हैं। इनका भी उपचार जनता को करना पड़ेगा। अब 90% जनता घरों में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर नजर आएगी। और जितने भी जो ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, समाजद्रोही है, ये दरिंदे हैं, शातिर शिकारी है ना, सबका अंतिम संस्कार करेगी। और करना पड़ेगा, यदि नहीं किया ना तो भारत तबाह हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। ये इसके लिए जनता को 90% जनता को सड़कों पर उतरना होगा। ये भी एक बात है। अब यहाँ पर तीसरी बात आती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा, किसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, अफगान की सेना पाकिस्तान की सीमाओं पर हमले कर रही है, चौकियों को कब्जा रही है। ये मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। अब जो कतर है ना, वो भी थोड़ा सक्रिय हुआ है कि ये कैसे नाटक हो रहा है, क्या हो रहा है। अब वो देखते हैं कतर क्या करता है। तो ये स्थितियां अभी हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश के साथ भी हो रही है। तो यहाँ पर अभी जो समस्या खड़ी हुई है ना एशिया में, चीन देखो अलग, वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, इधर रूस यूक्रेन को हड़पना चाहता है, और न जाने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई। तो एशिया में स्थायी शांति तो बड़ी दूर की कोड़ी नजर आ रही है, किंतु यह असंभव नहीं है, यह संभव है। इसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास कैसा होना चाहिए कि देखिए, कोई किसी भी देश का विलय नहीं हो सकता। मोहन भागवत जी ने कहा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। अरे पहले कभी था, अखंड भारत का हिस्सा था। अखंड भारत में तो अफगानिस्तान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बर्मा, ये सब थे, श्रीलंका से सब थे। परंतु अब तक सब इतिहास भूगोलिक परिवेश ही बदल चुका है। तो हम यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी। तो इसका एक सच्चा समाधान यह है कि अब किसी देश पर को अपने अधिकार में लेने की बजाय एक सहानुभूति वाला भारत पाक बांग्ला अफगान महासंघ बनाया जाए। इसके लिए गोलमेज सम्मेलन किया जाए। सभी राष्ट्र जो उसमें महागठबंधन में शरीक होना चाहते हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाए, एक बैठक की जाए, उसका प्रारूप तैयार किया जाए और सभी राष्ट्रों के अस्तित्व का महापत्रक तैयार किया जाए।
एशिया में शांति रहे, आतंकवाद की समाप्ति का संकल्प किया जाए, ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत पाक महासंघ होना चाहिए, और अब जो नई परिस्थितियां बनी तो भारत पाक बांग्ला अफगान महासंघ होना अत्यंत आवश्यक है एशिया में शांति के लिए। और जो भी राष्ट्र इसका सदस्य बनना चाहे उसको सादर आमंत्रित करना चाहिए, सम्मान उसको स्थान देना चाहिए। यह समय की पुकार है जो आपके सामने प्रस्तुत है। हम तो कड़वी कड़वी बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।